सप्तम भाव। सप्तम भाव विवाह का भाव है। यहां नौकरी थी, नौकरी मिल गई आपको, शिक्षा आपने प्राप्त कर ली, छठे भाव में आकर नौकरी मिल गई आपको। अब क्या करेंगे? नौकरी के बाद शादी ही तो करेंगे। तो ये विवाह का भाव सप्तम भाव है। तो यहां से विवाह, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी सभी के बारे में जानकारी यहां से मिलेगी सप्तम भाव से। आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, विवाह कब होगा, ये सारी बातें हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब विवाह क्या है? साझेदारी है दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच। तो फिर ये साझेदारी का भाव भी है, यानी पार्टनरशिप का भाव यही है। पत्नी से भी पार्टनरशिप ही होती है, पति से भी या पत्नी से। इसी तरह से व्यापार के लिए पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो भी सप्तम भाव से ही देखा जाएगा। ये व्यापार का भाव भी है, सप्तम भाव व्यापार का भाव भी है। इसलिए पार्टनर के बारे में अगर देखना है तो सप्तम भाव को देखना होगा। जीवन के पार्टनर के बारे में देखना है, यानी जीवन साथी के बारे में, पति पत्नी के बारे में, तो भी इसी को देखना होगा। अब ये जो मैंने आपको छठे भाव में बताया था, तो ये भी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा हुआ भाव है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भाव यही है। अगर ये पीड़ित हुआ भाव और भावेश, तो फिर गुप्त रोग हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया ही था कि ये मारक भाव भी है। अब हम अष्टम भाव की ओर चलते हैं। अष्टम भाव जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए देखा जाता है। बड़ी आंत का संबंध भी छठे से भी है, अष्टम से भी है। ये अष्टम भाव मुख्य रूप से आयु के लिए देखा जाता है। यदि आयु के बारे में जानकारी लेनी है तो अष्टम भाव आयु का भाव है। और मैंने प्रथम भाव के बारे में भी बताया था कि वहां से भी आयु देखी जाएगी। इसके अलावा ये जो अष्टम भाव है, इसको मैंने त्रिक भाव यानी बुरे भावों में गिनती की थी मैंने इसकी। तो ये अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है। यहां से मृत्यु भी देखी जाएगी। मृत्यु किस वजह से होगी यह भी यहीं से पता लगेगा। बड़ी दुर्घटनाएं किसी के जीवन में हैं या नहीं, वो भी यहीं से पता लगेगा। बड़ी दुर्घटनाएं, असाध्य रोग, लंबे चलने वाले का भाव यही है। अब छठे और आठवें में देखिए अंतर क्या है। छठा रोग का भाव है, लेकिन छोटे रोग का। अष्टम भाव बड़े रोग का, असाध्य रोग का, जो ठीक ही न हो, पूरी उम्र चले। ये चोट का भाव है, और यहां मैंने बड़ी दुर्घटना का भाव बताया है। तो छोटी मोटी चोट अगर लगती है तो उसका संबंध छठे भाव से है, लेकिन कोई बड़ी चोट लगती है, बड़ी दुर्घटना होती है, तो उसका संबंध अष्टम भाव से है। ये षड्यंत्र का भाव भी है। तो इसमें ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये बुरी बातें हैं। अब इसके बारे में अच्छी बातें क्या क्या हैं? तो सबसे पहले ये
गूढ़ विद्या का भाव है। ये वास्तव में ये भाव गुप्त भाव कहलाता है और रहस्यमयी भाव कहलाता है। इस भाव के बारे में अब तक कोई ढंग से पता नहीं कर पाया है। जैसे समुद्र की गहराई कितनी है आज तक कोई नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, उसी तरह से ये भी जल स्थान ही है। ये अष्टम भाव को जल स्थान कहा जाता है। ये समुद्र का स्थान है, तो इसलिए ये बहुत ही गुप्त भाव है, रहस्यमयी भाव है। तो यहाँ पर जो जिन बातों का संबंध रहस्य से है वो सब यहीं से देखे जाएंगे। अब उनमें गूढ़ विद्या में ये ज्योतिष भी आती है, गूढ़ विद्या में तंत्र मंत्र भी आता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक शोध करते हैं, रिसर्च, वो भी यहीं से देखा जाएगा, क्योंकि वो भी गुप्त प्रकृति का होता है रिसर्च जो है। चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव मैंने बताया था और पंचम भाव भी शिक्षा का भाव बताया था। तो ये भाव चतुर्थ से पंचम भाव हुआ। 1 2 3 4 5, यानी ये भाव शिक्षा के भाव के लिए भी शिक्षा का ही भाव है। पंचम भाव से देखिए तो 1 2 3 4, यानी पंचम से भी ये शिक्षा का भाव है। तो इसलिए अष्टम भाव को गुप्त प्रकृति की शिक्षा के लिए जाना जाता है और उनमें से वैज्ञानिक शोध रिसर्च भी है। इसके अलावा ये पैतृक संपत्ति का भाव भी है। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी या नहीं, वो देखने के लिए आपको अष्टम भाव देखना होगा। तो ये हुए अष्टम भाव के कारकत्व। अब हम नवम भाव में चलते हैं। नवम भाव सबसे पहले पिता का भाव है। पिता के बारे में जानकारी लेनी है, पिता के स्वास्थ्य के बारे में या जो भी है, तो नवम भाव देखना होगा। तो नवम भाव पिता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गुरु के लिए भी देखा जाता है। आपको आपके जीवन में कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होगी या नहीं, यह जानने के लिए आपको नवम नवमेश को देखना होगा। इसके अलावा ये धर्म का भाव भी है। नवम भाव धर्म का भाव भी है, न्याय का भाव भी है और न्याय का भाव है तो फिर आप इसको नौकरी के संबंध में न्यायपालिका से भी जोड़ सकते हैं। तो न्याय का भाव भी यही है। इसके अलावा राज्य कृपा का भाव यही है और भाग्य भाव भी इसी को कहते हैं। तो ये पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, न्याय का है और भाग्य का है। इसके अलावा शारीरिक अंगों में जांघों का भाव, थाई का भाव यही है। नितंब यानी हिप्स का भाव भी यही है। नवम भाव। दशम भाव मुख्य तौर पर आजीविका के लिए देखा जाता है। अब आजीविका में नौकरी व्यवसाय दोनों आ जाते हैं। दशम भाव कर्म का भाव है। जीवन में जो भी आप कर्म करते हैं
अच्छे बुरे वो सब दशम भाव से ही देखे जाते हैं, और इसलिए इसे आजीविका का भाव भी कहते हैं। तो नौकरी बिजनेस के बारे में देखना है तो दशम भाव को देखना होगा। छठे भाव के बारे में मैंने बताया था कि ये नौकरी का भाव है। सप्तम भाव के बारे में मैंने बताया कि ये व्यापार का भाव है। लेकिन जो दशम भाव है ये नौकरी व्यापार दोनों के लिए है। तो दशम भाव को हम अपनी आजीविका के लिए देखते हैं। और इसके अलावा घुटने, आपके जो घुटने हैं घुटनों के लिए दशम भाव को देखेंगे। रीढ़ की हड्डी स्पाइन के लिए भी हम दशम भाव को ही देखते हैं। इसके अलावा सफलता, प्रसिद्धि, ये भी सब हम दशम भाव से देखते हैं। प्रसिद्धि यानी मान सम्मान, सफलता, ये सारी चीजें हम दशम भाव से देखते हैं। इसके बाद 11th हाउस, एकादश भाव, उसके कारकत्व देखिए क्या है, वहां से क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो बड़े भाई के बारे में, बड़े भाई बहन के बारे में हम एकादश भाव से जानकारी लेते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी, जो हमसे बड़े हैं, वो भाई हो, मामा हो, चाचा हो, हालांकि चाचा मामा के लिए अलग भाव भी हैं, लेकिन जो 11th हाउस है यहाँ से बड़े भाई बहनों के अलावा बुजुर्गों के बारे में भी देखा जाता है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो एकादश भाव है ये शरीर में तो पैर का भाव है, घुटनों के नीचे और पंजे के ऊपर, तो ये पैर का भाव है। इसके अलावा ये आय का भाव है। आय यानी इनकम, लाभ, इसे लाभ भाव भी कहते हैं, इसे वृद्धि स्थान भी कहते हैं, इसे प्राप्ति स्थान भी कहते हैं। ये वृद्धि करने वाला क्या वृद्धि करेगा? जो ग्रहों के कारकत्व हैं उनकी वृद्धि करता है, भावों के कारकत्व हैं उनकी वृद्धि करता है। ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो मुख्य रूप से ये इनकम हाउस कहलाता है। आय भाव, लाभ भाव के लिए देखा जाता है। भौतिक रूप से ये बहुत अच्छा भाव है धन वगैरह के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यदि ये पीड़ित हो गया तो फिर रोग भी देगा, क्योंकि क्रूर भाव है। एकादश के बाद द्वादश भाव। अब द्वादश भाव अंतिम भाव है कुंडली का। अंतिम का मतलब क्या होता है? शुरुआत का भाव ये प्रथम भाव है जहां आप जन्म लेते हैं, और ये द्वादश भाव है, अंतिम भाव है। तो अंतिम का मतलब क्या हुआ? मृत्यु। इसे लोग मोक्ष का भाव कहते हैं, द्वादश भाव को। ये पैरों के बाद जो पैरों के पंजे हैं, पिंडली हैं, वो सब हम द्वादश भाव से देखते हैं। अब द्वादश भाव हानि का भाव है। ये लाभ का भाव था और अब ये हानि का भाव है। किसकी हानि करेगा? शरीर की हानि करेगा। ये हमारे शरीर का भाव है, इससे ये द्वादश है। तो ये शरीर की हानि करेगा और सभी तरह की हानि करेगा, क्योंकि लग्न धन मान सम्मान सभी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए ये हानि करता है। इसे व्यय भाव भी कहते हैं, खर्च करना। अब क्या खर्च करना, ये आगे चलकर हम बताएंगे आपको। ग्रहों पर निर्भर करता है कि आप वाणी खर्च करते हैं
जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप वाणी खर्च करते हैं या धन खर्च करते हैं या अपने कर्तव्य खर्च करते हैं या अपना स्वास्थ्य खर्च करते हैं। तो हानि का भाव यही है, व्यय का भाव यही है, मृत्यु का भाव यही है, मोक्ष का भाव यही है, हॉस्पिटल का भाव भी यही है। आप एडमिट हो सकते हैं या जरूरी नहीं है हॉस्पिटल का में एडमिट ही होता है व्यक्ति, हॉस्पिटल में व्यक्ति डॉक्टर भी तो होता है, हॉस्पिटल में कोई दूसरा कर्मचारी भी तो होता है। तो हॉस्पिटल का भाव यही है, जेल का भाव यही है। आपको जेल हो सकती है या आप स्वयं जेलर बन सकते हैं, तो जेल का भाव भी यही है। अब इसके अलावा शयन कक्ष, ये शयन कक्ष का भाव है। अगर ये भाव पीड़ित हो गया तो फिर अब शयन कक्ष, इसे भोग का भाव भी कहते हैं। ये बताना मैं आपको भूल गया था, सप्तम भाव को भी भोग भाव कहते हैं। यहां से भोग भी देखा जाता है। कैसा भोग? ये विवाह का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, तो वैवाहिक जीवन का भोग। और उसी संदर्भ में ये भाव भी भोग का भाव कहा जाता है। तो शयन कक्ष का भाव यही है, और इसके अलावा नींद का भाव भी यही है। अगर ये भाव पीड़ित है तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। तो इन बातों के लिए, और द्वितीय भाव के बारे में मैंने बताया था, दाहिनी आंख के लिए देखा जाता है, तो द्वादश भाव बाईं आंख के लिए देखा जाता है। तो ये रहे सभी भावों के कारकत्व, मुख्य कारकत्व जो जरूरत पड़ती है जिनकी, और जिनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है कभी कभी, वो आप पुस्तकों से देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये कारकत्व हैं जो मैंने आपको बताए। इन कारकत्व को आपको याद रखना होगा, क्योंकि तभी आप फलित कर पाएंगे। अभी मैंने भाव के कारकत्व बताए हैं, अब अगले अध्याय में मैं ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताऊंगा। फिर इनको कुंडली कैसे देखी जाती है, वहां फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। तो 17 अगस्त 2025 से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हो ज्योतिष सीखने में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत कुछ तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन फलित करने की सही विधि जरूर सिखाई जाएगी, घटनाओं का निर्धारण करना जरूर सिखाया जाएगा। अंत में आपके द्वारा कई कुंडलियों का विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो यदि जिसे भी इंटरेस्ट हो सीखने में, वो ज्वाइन कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले अध्याय में। नमस्कार।